कल्पना कीजिए अगर मैं ये कहूं कि आज रात, बस आज रात, एक विशिष्ट वाक्य को जोर से 100 बार दोहराने मात्र से कोई भी अपने दिमाग की भौतिक संरचना को बदल सकता है। हाँ, और अपनी वास्तविकता को एक बिल्कुल नई दिशा दे सकता है। बिल्कुल। मतलब पहली बार सुनने में ये किसी इंटरनेट के फर्जी गुरु की बेतुकी बात लग सकती है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई जादुई छड़ी घुमाने की बात हो रही हो। हाँ, बिल्कुल। एक तोतकी जैसा लगता है। सही कहा। लेकिन क्या होगा अगर मैं कहूं कि एक बहुत ही प्रसिद्ध क्वांटम न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट और 20वीं सदी के एक प्रखर रहस्यवादी विचारक, दोनों ने अपने अपने तरीके से ये साबित किया है कि ये प्रक्रिया 100% काम करती है। और मजेदार बात यह है कि यहीं पर आकर विज्ञान और हमारी आंतरिक चेतना का एकदम सीधा टकराव होता है। हाँ, तो आज के इस डीप डाइव में हमारे पास शोध पत्रों और कुछ बहुत ही दिलचस्प लेखों का एक बंडल है। हमारा मिशन इस पूरी सामग्री का गहराई से विश्लेषण करना है। और हम मुख्य रूप से दो विचारकों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। पहले हैं वैज्ञानिक जैकोबो ग्रीनबर्ग, जो चेतना के विज्ञान पर अपनी गहरी रिसर्च के लिए जाने जाते थे, है ना? उनका रहस्यमय तरीके से गायब हो जाना तो आज भी एक पहेली है। बिल्कुल। और दूसरे हैं नेविल गॉडार्ड, जिन्होंने मानव कल्पना और अवचेतन मन की शक्तियों को बहुत करीब से समझा। तो हमारा आज का मुख्य उद्देश्य यह समझना है कि क्या सिर्फ एक आवाज और दृढ़ विश्वास बिना किसी बाहरी सामग्री के हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को सच में बदल सकता है? ताकि हमारी बाहरी दुनिया भी बदलने लगे। इसके पीछे का विज्ञान क्या है और ये पूरी कार्यप्रणाली असल में काम कैसे करती है, ये समझना बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि ये कोई अंधविश्वास नहीं है। इस विषय की गहराई में जाने से पहले मुझे लगता है हमें उस बुनियादी सवाल का सामना करना होगा कि आखिर हमारा दिमाग इस दुनिया को देखता कैसे है। ये बहुत अहम पॉइंट है। हम हमेशा से ये मानते आए हैं कि हमारा दिमाग बस एक कैमरे की तरह है। मतलब बाहर एक दुनिया है और दिमाग बस उस दुनिया की तस्वीरें खींचकर हमें अंदर दिखा रहा है। जैसे एक पैसिव ऑब्जर्वर हो। बिल्कुल। लेकिन जैकोबो ग्रीनबर्ग का जो शोध है, वो इस विचार को पूरी तरह से नकार देता है। उनके सिंटर्जिक सिद्धांत के अनुसार, जिसे हम समन्वयकारी सिद्धांत भी कहते हैं, दिमाग दुनिया का सिर्फ एक मूक दर्शक नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो वास्तविकता का सक्रिय निर्माता है। एक मिनट। तो अगर दिमाग कैमरा नहीं है, तो क्या हम इसे एक एंटीना और टीवी स्क्रीन की तरह समझ सकते हैं? हाँ, ये एक बहुत ही सटीक तुलना है। ग्रीनबर्ग का मानना था कि इस ब्रह्मांड में एक अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र है, एक क्वांटम फील्ड, जिसमें हर प्रकार की जानकारी बस तरंगों के रूप में तैर रही है। जैसे रेडियो वेव्स होती हैं। कि वो एंटेना उस जानकारी को डिकोड कैसे करता है। शायद वो उसे हमारे अंदरूनी पैटर्न्स के हिसाब से डिकोड करता है। एकदम सही। हमारे गहरे विश्वासों और हमारी पुरानी मानसिक कंडीशनिंग के आधार पर, और उसी डिकोडिंग के परिणाम को हम अपनी ठोस वास्तविकता मान लेते हैं। वाओ! तो इसका मतलब है कि जो कुछ भी बाहर दिखाई दे रहा है, चाहे वो हमारी आर्थिक स्थिति हो, रिश्ते हों या रुकावटें हों, वे असल में बाहर है ही नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। वे सिर्फ हमारे दिमाग के अंदर चल रही रील का एक प्रोजेक्शन है। मतलब? अगर मैं इसे नेविल गोडार्ड के विचारों से जोड़कर देखूं, तो गोडार्ड भी ठीक यही कहते थे। हाँ, उनका तो पूरा दर्शन ही इसी पर आधारित था। उनका मानना था कि बाहरी दुनिया केवल हमारे अंदरूनी मन का एक आईना है। दुनिया हमें वो नहीं देती जो हम चाहते हैं, बल्कि दुनिया हमें वो देती है जो हम भीतर से पहले से हैं। सही कहा। गॉडार्ड और ग्रीनबर्ग दोनों अलग-अलग रास्तों से चलते हैं, लेकिन एक ही निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, और ये निष्कर्ष बहुत ही सशक्त है। जैसे अगर बाहर की दुनिया सिर्फ एक आईना है, तो जब आईने में चेहरा गंदा दिखता है, तो कोई आईने को साफ करने की कोशिश थोड़ी करता है। बिल्कुल, हम अपना चेहरा साफ करते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी समस्या ये होती है कि जिन चीजों को हम अपनी जिंदगी की अटल सच्चाई मान बैठे हैं, वे असल में हमारे अवचेतन मन में वर्षों से बैठे हुए सिर्फ पुराने विचार हैं। और अवचेतन मन की एक अजीब बात है, वो असली और काल्पनिक के बीच का फर्क नहीं जानता। उसे तर्क करना नहीं आता। बिल्कुल नहीं। ये बात मुझे हमेशा से बहुत हैरान करती है। मतलब हमारे शरीर को चलाने वाला सबसे शक्तिशाली सिस्टम इतना भोला कैसे हो सकता है? ये भोला नहीं है, ये बस उसकी प्रोग्रामिंग है। जैसे जब कोई रात में डरावना सपना देखता है, सांसें तेज हो जाती हैं, पसीना आने लगता है, शरीर का पूरा तंत्र इस तरह से रिएक्ट करता है जैसे सच में जान खतरे में हो। जबकि इंसान एक सुरक्षित कमरे में सो रहा होता है। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अवचेतन मन के लिए वो सपना उस पल की हकीकत है। वो केवल उस जानकारी को सच मानता है जो उसे बार बार दी जाती है या जिसे बहुत तीव्र भावना के साथ महसूस किया जाता है। तो
अब सवाल ये उठता है कि अगर अवचेतन मन इस तरह से काम करता है तो हम अपनी इस मौजूदा वास्तविकता की रील को बदल कैसे सकते हैं? और यहीं पर दोहराव यानी निरंतर अभ्यास की वैज्ञानिक प्रक्रिया सामने आती है। दोहराव। जब हम दोहराव की बात करते हैं तो अक्सर लगता है कि ये कोई बहुत ही उबाऊ काम है। हाँ, स्कूल की सजा जैसा लगता है बिल्कुल। या फिर कोई कोरी कल्पना लगती है। लेकिन स्रोत स्पष्ट करते हैं कि ये मानव मस्तिष्क का एक बहुत ही बुनियादी तंत्र है ना? बचपन से ही हमें पैसे या रिश्तों के बारे में जो बातें बार बार सुनने को मिली वो हमारे लिए अदृश्य नियम बन गई। जैसे पैसा बहुत मुश्किल से आता है। हाँ, या फिर सफलता सिर्फ किस्मत वालों को मिलती है। हमने इन बातों को इतनी बार सुना है कि दिमाग ने इन्हें ब्रह्मांड का शाश्वत नियम ही मान लिया। और ये सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक विचार नहीं है, इसके पीछे एक बहुत ही ठोस न्यूरोसाइंस काम करती है। इसे हेबियन लर्निंग का सिद्धांत कहा जाता है। बिल्कुल। इसका एक बहुत ही सरल नियम है। जो तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन्स एक साथ सक्रिय होते हैं, वे आपस में मजबूती से जुड़ जाते हैं। वायर टुगेदर, फायर टुगेदर। एकदम सही। जब कोई किसी विचार को बार बार सोचता है तो असल में वह अपने मस्तिष्क के अंदर एक नया भौतिक रास्ता बना रहा होता है, एक पगडंडी की तरह। और जो पुराने रास्ते हैं जिनका हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, वे धीरे धीरे कमजोर होकर मिटने लगते हैं। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, मस्तिष्क की खुद को ढालने की क्षमता। तो हम मूल रूप से अपने ही दिमाग की तारों को फिर से जोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ मुझे थोड़ा एक पुशबैक देना होगा। हाँ, बताइए। मैं समझता हूँ कि बार बार अभ्यास करने से शरीर की आदतें बनती हैं। जैसे खिलाड़ी हजारों बार एक ही शॉट मारता है तो उसके शरीर की एक मसल मेमोरी बन जाती है। बिल्कुल, वो बिना सोचे शॉट मार सकता है। हाँ, लेकिन अगर हम विचारों की बात करें और कोई इंसान महज एक तोते की तरह बिना कुछ सोचे समझे किसी सकारात्मक वाक्य को 100 बार रट ले, तो क्या वो काम करेगा? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब क्या सिर्फ शब्दों का यंत्रवत उच्चारण वास्तविकता को बदल सकता है? अगर हम सिर्फ शब्दों को बिना किसी भावना के रट रहे हैं तो उसका प्रभाव लगभग शून्य होगा। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्राम लिख रहा हो लेकिन उसमें बिजली का कनेक्शन ही न दे। हाँ, बिना बिजली के कंप्यूटर? हाँ, हमारे मस्तिष्क के पास एक ऐसा हिस्सा होता है जिसे लिम्बिक सिस्टम कहते हैं। ये हमारी भावनाओं का केंद्र है। जब कोई किसी शब्द को बोलता है और उसके साथ कोई गहरी भावना महसूस करता है तो वो भावना एक विद्युत प्रवाह, एक इलेक्ट्रिसिटी की तरह काम करती है। ये प्रवाह न्यूरॉन्स को आपस में जोड़ने का काम बहुत तेजी से करता है। अच्छा, इसीलिए नेविल गॉडार्ड ने इस पर बहुत जोर दिया है। उनका कहना था कि भावना के बिना कोई भी विचार मृत है। बिल्कुल, भावना वो गोंद है जो नए विचार को अवचेतन मन की दीवारों पर चिपका देती है। शब्दों को बोलते समय उस निश्चितता को महसूस करना होता है मानो वो बात आज और अभी सच हो चुकी है। वाओ! तो अब जब हम इस पूरी प्रक्रिया के पीछे का विज्ञान समझ चुके हैं तो इसके सबसे व्यावहारिक हिस्से पर आते हैं। 7 रातों की तकनीक। हाँ, स्रोत हमें 7 रातों की एक विशिष्ट तकनीक के बारे में बताते हैं। यह तरीका बहुत ही स्पष्ट है। लगातार 7 रातों तक सोने से ठीक पहले एक एकांत और शांत जगह पर बैठना है और अपनी चुनी हुई एक ही बात को जोर से पूरे 100 बार दोहराना है। और वो वाक्य कैसा होना चाहिए? इसकी संरचना बहुत मायने रखती है। ये कोई बहुत लंबी चौड़ी कहानी नहीं होनी चाहिए। जैसे एक पूरा निबंध नहीं पढ़ना है। बिल्कुल नहीं। ये एक छोटा, स्पष्ट, सकारात्मक वाक्य होना चाहिए जो किसी सच्ची इच्छा को दर्शाता हो। जैसे मेरा जीवन हर दिन अधिक समृद्ध और शांत हो रहा है। या फिर मेरे रास्ते की हर रुकावट अब खत्म हो चुकी है और मुझे अप्रत्याशित सफलता मिल रही है। हाँ, ये वाक्य ऐसा होना चाहिए जो भीतर एक गहरी राहत और खुशी की भावना पैदा करे। यहाँ मैं इस तकनीकी उस हिस्से पर गहराई से बात करना चाहता हूँ जो शायद सबसे ज्यादा उलझन पैदा करता है। इस प्रक्रिया में साफ कहा गया है कि इसे जोर से बोलना है, मन ही मन नहीं। हाँ, आउट लाउड। और दूसरा, शरीर का पूरी तरह से शांत और तनाव मुक्त होना अनिवार्य बताया गया है। तो सवाल यह है कि हम चलते फिरते या बस में बैठे बैठे इसे मन में क्यों नहीं कर सकते? इसे आवाज देकर 100 बार ही क्यों बोलना है? इसके पीछे का विज्ञान बहुत ही अचूक है। सबसे पहले बात करते हैं जोर से बोलने की। जब हम कोई चीज सिर्फ मन में सोचते हैं तो वो बहुत ही अमूर्त होती है। मन बहुत तेजी से भटक सकता है। हाँ,
10 बार बोलने के बाद याद आता है कि गैस पे दूध रखा है। बिल्कुल। लेकिन जब उसी बात को जोर से बोलते हैं तो एक बायो फीडबैक लूप बनता है, ध्वनि और श्रवण का एक चक्र। मतलब आवाज निकल रही है और वापस कान में जा रही है। हाँ, स्वर तंत्री कंपन करती है, वो आवाज कानों के पर्दे से टकराती है और फिर मस्तिष्क का वो हिस्सा जो सुनने का काम करता है उस जानकारी को एक भौतिक सत्य के रूप में ग्रहण करता है। अच्छा, तो दिमाग एक ही समय में उस विचार को पैदा भी कर रहा है और उसे बाहर से एक पुख्ता सबूत के तौर पर सुन भी रहा है। एकदम सही। और ये प्रक्रिया अंदर चल रही शंकाओं की आवाज को पूरी तरह दबा देती है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है। अपनी ही आवाज को सुनना एक बाहरी प्रमाण बन जाता है। और शरीर के शांत होने की क्या भूमिका है? ये रिलैक्सेशन इतना जरूरी क्यों है? जब हम जागृत अवस्था में होते हैं, भाग दौड़ कर रहे होते हैं या तनाव में होते हैं, तो मस्तिष्क की तरंगें बहुत तेज होती हैं, बीटा वेव्स। इस अवस्था में हमारा तार्किक मन बहुत सक्रिय होता है। एक पहरेदार की तरह। हाँ, बिल्कुल, एक सख्त पहरेदार की तरह। अगर दिन के उजाले में तनाव के बीच कोई कहेगा कि मैं बहुत समृद्ध हूं, तो वो पहरेदार तुरंत टोक देगा और कहेगा बकवास मत करो, अपना बैंक अकाउंट देखो। हाँ, लॉजिक तुरंत बीच में आ जाता है। लेकिन सोने से ठीक पहले जब शरीर शिथिल हो जाता है और सांसें गहरी हो जाती हैं, तो मस्तिष्क की तरंगें धीमी पड़ने लगती हैं। हम अल्फा या थीटा स्टेट में चले जाते हैं। तो वो पहरेदार सो जाता है? या कम से कम उसकी पकड़ ढीली पड़ जाती है। इस तनाव मुक्त अवस्था में बिना किसी विरोध के वो 100 बार दोहराया गया वाक्य सीधे अवचेतन मन की गहराई में उतर जाता है। यानी हम तर्क के पहरेदार को चकमा देकर सीधे कंट्रोल रूम में घुस रहे हैं। बिल्कुल। और जब कोई शांत होकर पूरे विश्वास के साथ अपनी ही आवाज में उस वाक्य को 100 बार सुनता है, तो वो एक ऐसी मानसिक लय में प्रवेश कर जाता है जहां विशब्दी दुनिया की इकलौती सच्चाई लगने लगते हैं। हाँ, वहां शंका के लिए कोई जगह ही नहीं बचती। लेकिन 7 रातों का ये चक्र पूरा होने के बाद क्या होता है? 8वें दिन क्या करना चाहिए? क्या तुरंत दरवाजे पे खड़े होकर किसी चमत्कार का इंतजार करना शुरू कर देना चाहिए? और यहीं पर अक्सर सबसे बड़ी चूक होती है। ग्रीनबर्ग के शोध को देखें तो परिणामों पर अत्यधिक सचेत नियंत्रण रखना, मतलब बार बार ये जांचना कि काम हुआ या नहीं, पूरी प्रक्रिया को नष्ट कर देता है। मतलब उस क्वांटम फील्ड के साथ संपर्क टूट जाता है। हाँ, जब इंसान बार बार सोचता है कि अभी तक कुछ क्यों नहीं बदला, वो पैसा या वो सफलता अभी तक क्यों नहीं आई, तो असल में वो क्या कर रहा है? वो अवचेतन मन को बता रहा है कि उसके पास उस चीज की कमी है। अरे हाँ, वो कमी और हताशा के उसी पुराने न्यूरल नेटवर्क को फिर से एक्टिव कर देता है। बिल्कुल। तो इसका समाधान क्या है? स्रोतों में बताया गया है कि 7 दिन पूरे होने के बाद हमें परिणामों की चिंता से खुद को पूरी तरह आजाद कर लेना चाहिए, जिसे लेटिंगो कहा गया है। हाँ, परिणामों को आजाद छोड़ना। मैं इसे आज के जमाने के एक उदाहरण से समझाना चाहूंगा। मान लीजिए आपने अपने फोन पर किसी ई-कॉमर्स ऐप से एक बहुत जरूरी सामान ऑर्डर किया है, पेमेंट कर दी और स्क्रीन पर लिखकर आ गया ऑर्डर कंफर्म। अब इसके बाद क्या होता है? क्या अगले 3 दिन तक घर के मुख्य दरवाजे पर खड़े होकर डिलीवरी वाले का इंतजार किया जाता है? बिल्कुल नहीं। इंसान अपना काम करता है, आराम से सोता है। हाँ, क्योंकि उस ऐप के पीछे काम करने वाले सिस्टम पर पूरा भरोसा होता है कि सामान सही समय पर आ जाएगा। ये एकदम सटीक तुलना है। अवचेतन मन भी ठीक उसी बैकएंड सिस्टम की तरह काम करता है। या जैसे बीज बोने के बाद हर दिन मिट्टी खोदकर तो नहीं देखते कि जड़ें निकली या नहीं। हो चुका है। मतलब उस नई वास्तविकता को स्वीकार कर लिया गया है। बिल्कुल। और जब मन पूरी तरह से इस बात को मान लेता है, तो बाहर की दुनिया के पास उस नए विश्वास के अनुसार खुद को ढालने के अलावा कोई और विकल्प बचता ही नहीं है। लेकिन जो परिणाम आते हैं, क्या वो आसमान से गिरने वाले किसी जादू की तरह होते हैं? क्योंकि स्रोतों को पढ़ने से ये स्पष्ट होता है कि बाहरी दुनिया रातों रात कोई जादुई तमाशा नहीं दिखाती। नहीं, जादुई तमाशा नहीं होता। बदलाव बहुत ही सूक्ष्म और गहरे स्तर पर शुरू होते हैं। जैसे? सबसे पहला बदलाव इंसान की अपनी इंट्यूशन यानी अंतर्ज्ञान क्षमता में होता है। अचानक से ऐसे विचार आने लगते हैं जो बिल्कुल सही दिशा में होते हैं, या फिर कुछ ऐसे संयोग होने लगते हैं जिन्हें अक्सर लोग किस्मत मान लेते हैं। शायद कोई ऐसा अवसर मिल जाए जिसकी उम्मीद ही नहीं थी। हाँ, किसी पुराने कर्ज का अचानक से कोई रास्ता निकल आए, या जॉब में बिना किसी स्पष्ट कारण के प्रमोशन मिल जाए। लेकिन जो सबसे बड़ा और असली बदलाव है वो इंसान के भीतर आता है।
आंतरिक ढांचे के बदल जाने से वो डर और संकोच पूरी तरह से गायब हो जाता है जो पहले कदम उठाने से रोकता था। बिल्कुल। जो रुकावटें पहले पहाड़ जैसी लगती थीं, वे अचानक बहुत मामूली लगने लगती हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि अवचेतन मन अब उन रुकावटों को हकीकत मानता ही नहीं है। वो एक नए प्रोग्राम पर चल रहा है। हाँ। तो अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को एक जगह समेटें तो सबसे अहम बात क्या निकल कर आती है? बात यह है कि दोहराव अवचेतन मन की प्राथमिक भाषा है। 7 रातें पूरे ध्यान और भावना के साथ किसी सकारात्मक वाक्य को 100 बार जोर से बोलना, ये कोई खोखला कर्मकांड नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये हमारे दिमाग के न्यूरल नेटवर्क को दोबारा गढ़ने का तरीका है, उस अदृश्य ऊर्जा क्षेत्र के साथ अपने तालमेल को बदलने का। और अपनी वास्तविकता को एक नए सिरे से प्रोग्राम करने का एक सिद्ध और शक्तिशाली माध्यम है। और मुझे लगता है इस पूरी चर्चा की सबसे बड़ी प्रासंगिकता यही है कि ये हमें हमारी असली ताकत की याद दिलाती है। हाँ, कि हम बेबस नहीं हैं। बिल्कुल। ये एहसास कराती है कि हम बाहरी परिस्थितियों के गुलाम नहीं हैं। इंसान के भीतर ही अपनी जिंदगी की कहानी को दोबारा लिखने की ताकत हमेशा से मौजूद रही है। बस सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम उस ताकत को सचेत रूप से अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं या अनजाने में उसी पुराने मानसिक ढर्रे के शिकार बने रहते हैं। सही कहा। ये सच में एक बहुत ही सशक्त विचार है। और इसी के साथ हम आज की इस गहरी चर्चा के अंतिम पड़ाव पर आ गए हैं। लेकिन जाने से पहले मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जिस पर जरा गहराई से सोचा जा सके। हमने ये तो समझ लिया कि 100 बार किसी बात को दोहराने से हमारा दिमाग उस स्क्रिप्ट को अपनी वास्तविकता बना लेता है। हाँ। अब जरा सोचिए उन गानों के बारे में जो लूप पर सुने जाते हैं या उन खबरों और बहसों के बारे में जो हर दिन टीवी पर चलती हैं। या फिर अपनी ही वे शिकायतें जो हर रोज दोस्तों के सामने दोहराई जाती हैं। बिल्कुल। क्या ऐसा तो नहीं कि अनजाने में ही किसी और की लिखी हुई नकारात्मक स्क्रिप्ट को 100 बार दोहराकर अवचेतन मन को एक ऐसी वास्तविकता के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है जिसे कोई असल में कभी जीना ही नहीं चाहता? ये सोचने वाली बात है। तो क्या होगा अगर आज रात से ही इस मशीनरी का स्टीयरिंग व्हील वापस अपने हाथों में ले लिया जाए? इसी विचार के साथ सोचते रहिए और अपनी जिंदगी की दिशा को खुद तय करते रहिए।